प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी हैं। जीत के मंत्र इन खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने दिए हैं और पीएम मोदी ने कहा है कि खिलाड़ी प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक के लिए जा रहे हैं उनसे मुलाकात की, उनको जीत का मंत्र दिया और उन्होंने ये कहा कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित करेंगे। जीत के मंत्र यहां पर पीएम मोदी के द्वारा दिए गए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी गई। आपको बता दें पीएम मोदी ने कुछ बड़ी बातें भी कही हैं। खिलाड़ी तिरंगे के लिए जान लगा देते हैं, खिलाड़ी परिस्थिति को दोष नहीं देते हैं। हमारे खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ओलंपिक सीखने के भी देने का और देश को देने के लिए खुद का बेस्ट खेल के मैदान में देना पड़ता है। जो खेल के मैदान में खुद का बेस्ट देता है वो देश के लिए गौरव लेकर के आता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे सभी साथी इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके आएंगे। इस बार भारत की कोशिश है कि हम 2036 में ओलंपिक की मेजबानी हमारे देश में करें। उससे भी एक बड़ा माहौल बनता है। तो हमारे दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है शायद अभी तैयारियां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चाहिए उस पर काम काफ़ी चल रहा है। जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उस पर काम कर रहे हैं। आप लोग भी अगर खेल के बाद, खेल के पहले तो मैं नहीं कहूँगा, वहाँ व्यवस्थाएं क्या, इस बार फ्रांस में अलग अलग शहरों में ओलंपिक हो रहा है और एक तो पूरा बहुत दूर एक आइलैंड पे हो रहा है, तो एक अलग प्रकार का ही वहाँ माहौल रहेगा। लेकिन फिर भी वहाँ की व्यवस्थाओं में अगर आपकी रुचि हो, उसको ऑब्जर्व करें, उसको अगर नोट करें, क्योंकि खिलाड़ियों से जो इनपुट मिलता है तो जब हम 2036 की तैयारी करेंगे तो वो इनपुट बहुत काम आएगा कि भाई वहाँ ये था, वहाँ वो था, वहाँ इस चीज़ की कमी थी, वहाँ उस चीज़ की कमी थी। तो ऐसी चीज़ें भी अगर आप ऑब्जर्व करके आएंगे तो 2036 के लिए हमें जो करना है उसमें हमें बहुत सुविधा मिलेगी। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर खिलाड़ियों से मुलाकात की, उन्हें जीत के मंत्र दिए और ये भी कहा कि आप जो भी वहां से सीख कर आएंगे हमें वो बताएंगे तो 2036 में जब यहां पर ओलंपिक होगा उसकी तैयारी करने में हमें मदद मिलेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और विधानसभा मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। एमपी विधानसभा में आज भी बजट पर चर्चा होनी है। नर्सिंग घोटाले पर फिर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, तो वहीं जल जीवन मिशन में भी गड़बड़ी का मुद्दा उठ सकता है। चौथे दिन अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठा था। मूंग की बोरी लेकर विधानसभा पहुंचे थे हरदा के विधायक। तो देखिए आज 5वां दिन है मॉनसून सत्र का और इस बार मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट भी पेश हो चुका है। 3 जून को ये बजट पेश हुआ और ऐसे में आज 5वें दिन भी विधानसभा में इस बजट पर चर्चा होने वाली है और नर्सिंग घोटाले पर हंगामे के आसार और साथ ही साथ जल जीवन मिशन में भी गड़बड़ी का मुद्दा उठाने वाली है विपक्ष। आपको बता दें कि चौथे दिन अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया गया था यहां पर। और आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बगिया में साला प्रवेश उत्सव का आयोजन है प्रदेश स्तर का, जिसमें हम जा रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री और जसपुर के प्रभारी मंत्री हैं श्री ओपी चौधरी जी, वो भी जा रहे हैं। हमारे विधायक खुशवंत साहब वो भी जा रहे हैं। सर, मुस्लिम मांग आगे रखी गई है कि पहला गाय को राष्ट्रीय पशु और बीफ की जितनी भी कंपनियां उनके एक्सपोर्ट बंद किए जाए। क्या इस मांग से आप लोग भी सहमत हैं? वो प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिख रहे हैं। अब हम लोग तो सनातनी लोग गाय को माता मानते हैं और उस तरह से उनकी पूजा करते हैं। तो सर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए राष्ट्रीय? तो देखिए सीएम विष्णुदेव साय को सुन रहे थे आप। अब आपको सीधे विधानसभा लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का जो सत्र है उसका 5वां दिन है आज और विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू भी हो चुका है।
तो देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय को सुन रहे थे आप। अब आपको सीधे वो तस्वीर दिखाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का 5वां दिन है। सत्र की शुरुआत हो चुकी है और एक बार फिर जो है वो सत्र में हंगामा होने के आसार बताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार नरसिंह घोटाले का मुद्दा जो है वो उठा रही है। और इसी बीच ये खबर भी है कि जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा भी आज विपक्ष उठा सकती है। चौथे दिन अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया गया था। तो देखिए, 5वें दिन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पर विधानसभा की, और 5वें दिन भी हंगामा हो सकता है। आपको चौथे दिन बता दें कि क्या कुछ हुआ। तो चौथे दिन अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया गया। नरसिंह घोटाले का मुद्दा तो लगातार उठा ही रही है कांग्रेस, और साथ ही साथ जो हरदा के विधायक है वो मूंग की बोरी लेकर विधानसभा पहुंचे थे। तो विधानसभा मानसून सत्र का ये 5वां दिन है। बजट पर चर्चा होगी, लेकिन इसी बीच हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। नरसिंह घोटाला, जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा, इन सभी मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। विपक्ष की तैयारी है। और बजट भाषण जब दे रहे थे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, उस दौरान भी लगातार विपक्ष जो है वो नारेबाजी करता नजर आया था। 3 जुलाई को जब ये बजट पेश हुआ था तब भी विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा था और नरसिंह घोटाले के मुद्दे पर बातचीत की बात कही जा रही थी, सवाल जवाब करने की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही थी। और ऐसे में एक बार फिर आज बजट पर जब चर्चा होगी तो नरसिंह घोटाले का मुद्दा जो है वो उठ सकता है और इस पर फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठने वाला है। इसके पहले कल कॉलोनियों का, अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठा था। विपक्षी दलों ने अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया था। तो लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो वहीं सरकार ने भी अपनी तरफ से रणनीति बनाई हुई है और सरकार भी लगातार विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा नरसिंह घोटाले का मुद्दा, जिस पर एक बार फिर से आज 5वें दिन भी सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा हो सकता है। तो विधानसभा सत्र का 5वां दिन है वो शुरू हो चुका है। मॉनसून सत्र चल रहा है और इसी सत्र में मोहन यादव सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट भी पेश किया। और जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार के बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है, और उस पर जो प्रतिक्रिया आई थी किस तरह से लोगों की, व्यापारियों की, वो भी विस्तार न्यूज ने आपको दिखाया था। और विस्तार न्यूज लगातार आपको विधानसभा सत्र में कार्यवाही के दौरान जो कुछ हो रहा है उसकी अपडेट दे रहा है। तो एक बार फिर आपको बताएं कि आज जो 5वां दिन है विधानसभा मानसून सत्र का, और इस सत्र में नरसिंह घोटाले पर फिर से आज हंगामा हो सकता है। बजट पर चर्चा होनी है। जल जीवन मिशन में भी गड़बड़ी का मुद्दा विपक्ष जो है वो उठा सकती है। तो विपक्ष लगातार सड़क से लेकर सदन तक सरकार पर हमलावर है और लगातार जो है नरसिंह घोटाले मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश। मंत्री विश्वास सारंग से यहाँ पर विपक्ष की मांग है कि वो इस्तीफा दे दें। ये मांग भी लगातार विपक्ष कर रही है और इसी को लेकर नरसिंह घोटाले पर जांच को लेकर लगातार हंगामा कर रही है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, शुरू हो चुका है। 5वें दिन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। उस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से नरसिंह घोटाले का मुद्दा बार बार सदन में विपक्ष रख रही है, ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि आज जल जीवन मिशन में भी गड़बड़ी का मुद्दा उठाएगी विपक्ष। देखिए, एक बड़ी बात है कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई से पहले एक अशासकीय संशोधन विधेयक को लेके मदरसों पर सवाल उठे हैं और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने ये कहा है कि मदरसों में जो बच्चे हैं वो या तो तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, और यही वजह है कि सरकार इस विधेयक को लेकर आना चाहती है और इस बिल को यहाँ पर पेश किया जाएगा। और वही सबसे एक बड़ी बात है कि आज कई ऐसे मुद्दे लगाए गए हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन का मामला हो, उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे सरकार की तरफ से। लेकिन कल ऋतु ये देखने के लिए मिला था कि लंबे समय के बाद रात को 10 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई चली, तो आज भी ठीक इसी तरीके का माहौल देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल विधानसभा कार्रवाई शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने जो तमाम ध्यानाकर्षण है, पहले प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल, उसके बाद फिर ध्यानाकर्षण लगाए जाने के लिए ये कहा है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि तमाम सारे छात्रवृत्ति के मामलों को भी आज उठाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल लगाया था और पूछा था सरकार से कि मध्य प्रदेश में आखिर कितने बच्चों को छात्रवृत्ति 2023-24 में मिली है। सरकार ने इसका जवाब भी तैयार कर लिया है और आखिरी सदन की कार्रवाई में ये तमाम सारे सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे।
बिल्कुल विवेक, तो आप नजर बनाकर रखिएगा कि आखिर कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाती है, सरकार क्या कुछ जवाब देती है और आगे विपक्ष क्या कुछ करता है, इन सब पर आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका विवेक। और इसी बीच सख्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गैस रिसाव होने से 5 लोगों की मौत हो गई है। कुएं में हुआ है गैस रिसाव। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। सख्ती जिले के किकरीदा गांव की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, सख्ती जिले के किकरीदा गांव में कुएं से गैस रिसाव हुआ, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अब मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। तो देखिए, सख्ती से आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दे। गैस रिसाव होने से 5 लोगों की मौत हो गई है। कुएं में गैस रिसाव हुआ है, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हुई है। तो सख्ती से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर 5 लोगों की गैस रिसाव की वजह से मौत हो गई है। हमारे सहयोगी परदेसी खूंटे वहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। परदेसी, जिस तरह से जो 5 लोगों की मौत हुई है, लोगों का क्या कुछ कहना है, आखिर क्या कुछ हो रहा है वहां पर? और बिलासपुर से एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँच चुकी है और शव को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताएंगे, कब सुबह कितने बजे की घटना है? लगभग सुबह 7 बजे की घटना है। अच्छा, कितने लोग गए, कैसे गए? रामचंद्र जायसवाल के घर में, घर आंगन में एक कुआं है। कुआं में लकड़ी गिर जाने के कारण उसको निकालने के चक्कर में रामचंद्र जायसवाल जो है उसमें उतरा। उसमें जहरीली गैस रिसाव होने के कारण उसका दम घुटने लगा। उसके परिवार वाले चिल्लाए। उसको सुन करके उसका पड़ोसी जो है सामने में रहते हैं, रमेश कुमार पटेल, और उसके दोनों पुत्र जितेंद्र और राजेंद्र, उसको रामचंद्र को बचाने के चक्कर में उतर गए। उन लोग का भी दम घुटने लगा। अब फिर चिल्लाने लगे परिवार वाले। उसको बचाने के चक्कर में एक और पड़ोसी है चंद्रा, वो जो है उसको बचाने के चक्कर में नीचे उतरा। इन 5 लोग का दम घुटने से मैंने डूब गए हैं अभी वर्तमान की स्थिति में। इसकी टीम जैसे ही इसको निकालेंगे तब पता चलेगा और जीवित है। जी, हमारे साथ पूर्व विधायक भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस तरह की घटना क्षेत्र में लगातार हो रही है, तो प्रशासन जो है जागरूकता अभियान क्यों नहीं चला रही है। जी, इस क्षेत्र में जैजैपुर विधानसभा में लगातार इस तरह की घटना हो रही है, क्या लगता है आपको प्रशासन को किस तरह से? जी, गर्मी के बाद जैसे ही बरसात आता है, महानदी के किनारे किनारे पीने के लिए, आबादी के लिए किसान लोग कुआं बनवाए हैं, उसमें गैस बनता है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले अनेकों गांव में अनेकों घटना हो चुका है और बहुत बड़ी तादाद पे लोग उसमें खत्म भी हुए। जैसे ही घटना होता है प्रशासन सजग होता है, लेकिन घटना के बाद प्रशासन भी भूल जाते हैं, गांव वाले भी भूल जाते हैं। जबकि ये एक तरह से जो है शोध का विषय है कि गैस कैसे बनता है, किस लिए बनता है और उसका कोई रोकथाम का उपाय। दूसरा, लोगों को जागरूक करें कि अगर गैस बनता है तो लोगों को पहले से बताएं कि ऐसे परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति निर्मित हो, कुआं पे नहीं उतरना है, कुआं को आपको ढक के नहीं रखना है। तो जहां लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वहां मैं समझता हूं प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसके कारण कुछ निर्दोष लोग जो दूसरे को बचाने के चक्कर में, परोपकार करने के चक्कर में, स्वार्थहीन काम करने के चक्कर में अपने जान से हाथ धोना पड़ा। जैसे आज की घटना में घर वाले जैसे ही उतरा, उसको बचाने के लिए 4 लोग और आए। इस कुआं से उनको कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल परदेसी, तो ये बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हुई है और जो एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंच चुकी है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और लोगों को बचाने की कोशिश भी कर रही है। आप लोगों से बातचीत करते रहिएगा, जानकारी लेते रहिएगा कि आखिर किस तरह से ये हादसा हुआ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। देखिए, आपको अब हाथरस से बता दें कि हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने और घायलों का हाल जानने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी हाथरस भी पहुंचे। आपको बता दें कि राहुल गांधी सुबह 5 बजे दिल्ली से रवाना हुए थे। 2 घंटे की सड़क यात्रा करके 7 बजे पिलखना पहुंचे और इस गांव की 3 महिला और एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। 40 मिनट तक पीड़ित परिजनों से
राहुल गांधी ने मुलाकात की। वहीं हाथरस पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें मदद का आश्वासन भी दिया। राहुल ने हाथरस में पार्क में जमीन पर बैठकर हाथरस पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। यहां 4 परिवारों को राहुल से मिलने के लिए बुलाया गया था। तो ये 2 तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे, वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की, फिर हाथरस पहुंचे, वहां भी पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने परिवार से हादसे की पूरी जानकारी ली, उनको सांत्वना दी और कहा कि वो उनके साथ हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने बयान में भी ये कहा कि सरकार जो है वो मुआवजे की राशि जल्द से जल्द इन परिवारों को दे दे। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। तो की बात है, मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। एमपी हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वे जस्टिस शील नागू की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बताएं कि इससे पहले जस्टिस शील नागू को एमपी हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। और अब खबर रायपुर से है, जहां गुरुवार को जनदर्शन में पहुंची सर्पदंश की पीड़ा झेल रही दिव्या विश्वकर्मा को सीएम विष्णुदेव साय ने आर्थिक मदद की। उन्होंने दिव्या को 1.5 लाख रुपए का आर्थिक चेक प्रदान किया। कुछ दिनों पहले विस्तार न्यूज ने दिव्या विश्वकर्मा की कहानी दिखाई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसे इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। आपको बता दें कि दिव्या विश्वकर्मा को सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसका एक हाथ खराब हो गया, जिसके इलाज के लिए सीएम ने 1.5 लाख रुपए का चेक उसे सौंपा है। वहीं उज्जैन शहर की कॉलोनी और गली मोहल्लों में लगी आधी से ज्यादा स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। बंद पड़ी इन स्ट्रीट लाइटों का कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के महापौर मुकेश टटवाल ने स्मार्ट सिटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने भी महापौर पर तीखा हमला किया है। उज्जैन शहर के जो 43,000 हमारी लाइट है, उसमें से 25,000 लाइट स्मार्ट सिटी के माध्यम से लगाई गई थी और उनको 7 साल की वारंटी गारंटी के साथ में स्मार्ट सिटी ने दिया था। लेकिन उनको लाइटों को लगे अभी मात्र 2 साल हुए हैं और उन 2 वर्षों के अंदर नगर पालिका निगम के माध्यम से 50 लाख रुपए खर्च करके हमने उसका मेंटेनेंस भी करवाया है। और जो जिस कंपनी को उन्होंने काम दिया था उसने ना मेंटेनेंस किया है ना लाइट बदली।